नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि पिछले 9 सालों में एनडीए का ग्राफ बढ़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीए की मंगलवार को होने वाली बैठक में 38 सहयोगी दल शामिल होंगे। इसकी पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है। ये गठबंधन सत्ता के लिए नहीं, ये गठबंधन सेवा के लिए है, भारत को मजबूत करने के लिए है। वहीं विपक्ष की एकजुटता पर उन्होंने कहा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उन्होंने कहा कि जहां तक यूपीए का सवाल है, ये भानुमति का कुनबा है। ये ऐसा गठबंधन है जिसके पास ना तो नेता है और ना ही नियत है, ना नीति है और ना ही फैसला लेने की ताकत है। ये 10 साल की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ के बीच ऐसी बैठक होना पीड़ा की बात है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, एक बैठक हो रही है, ये कितनी पीड़ा की बात है कि दिल्ली डूबी हुई है, लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु चले गए। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के दौरान केजरीवाल सरकार की कुप्रबंधन या पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा पर एक शब्द भी नहीं बोला, जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सत्ता में है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक अवसरवादियों और सत्ता के भूखे नेताओं की बैठक है। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने बेंगलुरु की विपक्षी बैठक से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दिल्ली से थोड़ा दूर है, लेकिन दिल्ली वापसी का रास्ता हमें ढूंढना होगा। रालोद प्रमुख ने विपक्षी नेताओं को एक साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया जाए। जयंत चौधरी ने इसके साथ ही कहा कि बीजेपी लोगों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हमें वंचित लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। हम एक साथ मिलकर नया रोडमैप तैयार करेंगे। जयंत चौधरी ने उम्मीद जताई कि विपक्ष वंचित लोगों के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक भी हो रही है। छोटे छोटे दलों को लुभाने में मोदी जी लगे हुए हैं। जो पहले कहा जा रहा था कि मोदी जी अकेले हैं, तो अब ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन को लेकर रस्साकसी की खबरें आ रही हैं। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा सकते हैं। इस बीच अब भाजपा का हाथ थाम चुके सुभाषपा प्रमुख राजभर से जब जयंत चौधरी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने इशारों में कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत लोग आएंगे। राजभर ने कहा कि जितने भी लोग 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ गए थे, वो सभी वहां ठगा महसूस कर रहे हैं, फिर धर्म सिंह सैनी हो या फिर अन्य नेता। आम चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम समय बचा है। कांग्रेस और भाजपा अपनी सदी हुई रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की रणनीति तैयार करने के लिए करीब 26 विपक्षी दल बेंगलुरु में बैठक करने वाले हैं। पीटीआई के अनुसार 8 दल जो पटना में पहली विपक्षी बैठक का हिस्सा नहीं थे, वो बेंगलुरु में आज सोमवार को विचार विमर्श में शामिल होंगे। बेंगलुरु में ये बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2/3 आबादी बीजेपी को हराने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता बीजेपी को कड़ाई शिकस्त देगी। मुझे हर तरफ से इनपुट मिल रहे हैं, देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वहीं संयुक्त विपक्ष की बैठक के लिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वहीं संयुक्त विपक्ष की बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे। इसके अलावा बाकी नेताओं का आज शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से पहले पीएम मोदी पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी बोले थे कि मैं अकेला ही सब पर भारी हूं, तो फिर 30 पार्टियों को क्यों जुटा रहे हैं? 30 पार्टियों के नाम तो बताएं। हमारे जो भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं। हम संसद सत्र के वक्त भी मिलकर काम करते हैं। खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु में सभी पार्टियां आई हैं। हम जो कर रहे हैं उसे देखकर वो घबरा गए हैं। जिस पार्टी के टुकड़े हुए हैं उनको वो जुटाकर अपनी संख्या को भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक से पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज 17 जुलाई की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वो कल 18 जुलाई को अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। एनसीपी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। एनसीपी ने ट्वीट कर बताया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे।
विपक्षी दलों की एकता की आखिर जरूरत क्या है और वो क्यों एकजुट हो रहे हैं, इस सवाल का जवाब विपक्षी दलों की बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक अधिकारों व हमारे संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। इसके साथ ही उन खबरों का खंडन किया गया कि वरिष्ठ नेता आज नहीं बल्कि कल शामिल होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ किया कि विपक्षी दलों की बैठक कल यानी मंगलवार सुबह शुरू हो रही है और आज रात्रि भोज है। जयराम रमेश ने कहा कि 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भोज दिया है, लेकिन बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि कल शाम 4 बजे सभी 26 दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अजीत पवार की बगावत से शुरू हुई महाराष्ट्र की सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने गुट के नेताओं को साथ लेकर एक बार फिर शरद पवार से मिले। 2 दिन में शरद पवार से वाई.बी. चौहान सेंटर में उनकी ये दूसरी मुलाकात है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और पहले दिन सेशन में हिस्सा लेने एनसीपी के कई विधायक नहीं आए। विधायकों के सत्र में हिस्सा नहीं लेने की वजह से यह पता नहीं चल पाया है कि कितने विधायक किस गुट के पास हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई को एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो अजीत पवार के साथ वाई.बी. चौहान सेंटर में शरद पवार से मिले। उन्होंने कहा, हमने पवार से आशीर्वाद लिया, जिस तरह से हमने कल उनसे विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में हो। इसी विनती के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तनातनी खत्म करने के लिए एक अहम सलाह दी है। इसने कहा है कि एलजी और मुख्यमंत्री को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना चाहिए। इसके साथ ही उसने कहा कि वो दिल्ली सरकार से सेवाएं छीनने वाले केंद्रीय अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने को इच्छुक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से उन पूर्व न्यायाधीशों के नामों पर चर्चा करने को कहा जो राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के प्रमुख हो सकते हैं। अदालत ने कहा, आदर्श स्थिति ये है कि दोनों चेयरपर्सन के लिए एक नाम पर सहमत हों। हम इसमें कदम नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ बैठें और इसे सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि ड्रग तस्करी के आरोपी को भी लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह कहा है कि लंबे समय तक जेल अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की दी हुई गारंटी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के एक केस में जमानत याचिका पर विचार कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल की स्थिति सशर्त स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 37 के तहत कानूनी प्रतिबंध को खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस केस में ड्रग तस्करी के आरोपी व्यक्ति के पास से 247 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि आरोपी पूर्व में ही 3.5 साल से अधिक समय तक जेल में बिता चुका है। राजस्थान के जोधपुर में 17 साल की दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि घटना 16 जुलाई की है। अभियुक्तों के नाम समुंदर सिंह, धर्मपाल सिंह और भट्टम सिंह है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने लड़की के प्रेमी को पहले पीटा और फिर लड़की के साथ गैंगरेप किया। डीसीपी ने बताया कि लोकेंद्र सिंह एबीवीपी से टिकट लेने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने कहा कि अभी जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए हाल ही में किराए का कमरा लिया गया था। हालांकि एबीवीपी ने अभियुक्तों से किसी तरह के कनेक्शन होने की बात को खारिज कर दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की बात कही है और कहा है कि मामले में न्याय किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को ऐलान किया कि वो 12 अगस्त को सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंप देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले महीने हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन हम वक्त से पहले सत्ता कार्यवाहक सरकार को सौंप देंगे। डॉन न्यूज़ के मुताबिक नेशनल असेंबली के भंग होने के 3 महीने के बाद पाकिस्तान में नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तो 60 दिन के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। हालांकि अगर वक्त से पहले असेंबली भंग की जाती है तो चुनाव करवाने के लिए 90 दिन का वक्त मिल जाता है।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।